Very good morning, students. I hope you all are well. And this is festival season. You are enjoying every festival and doing well in your studies also. So today we are going to do क्वेश्चन आंसर ऑफ एकांकी रीढ़ की हड्डी। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा हमारी एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसमें गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने आते हैं और किस तरह जो है उसकी खूबियों को परखते हैं, और बाद में उमा जो है वो उन्हें मुंह पर जवाब दे देती है और कहती है कि पहले अपने बेटे की बैकबोन देखिए कि है या नहीं, और रिश्ता नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बच्चों। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तर्कसंगत होता है कहाँ तक सही है। दिखती बात है सही नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने की परिस्थितियाँ और थीं, आज के ज़माने की परिस्थितियाँ और हैं, और उन दोनों की आपस में तुलना करना एक मजाक के लिए तो अच्छी बात है, पर अन्यथा ये तुलना सही नहीं है। तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, और दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता रहता है। वो जब भी कोई नई ज़माने की बात होती है तो उन्हें एकदम अपना ज़माना याद आ जाता है, और ये यादें आना स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि व्यक्ति ने जो जिया होता है वो उसे याद रखता है। तो इन यादों के लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उनको याद आती रहती हैं। ये अपने आप मन में आती रहती हैं, परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। जैसे बार बार गोपाल प्रसाद जो है वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने हम इतना खा लेते थे और टस से मस नहीं होते थे, बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, पर आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। तो ये जो है दूसरों को नीचा दिखाना, पुराने ज़माने की तुलना करके अपने ज़माने की तुलना करके, ये तर्कसंगत नहीं है, सही नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों से में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं है। वर्तमान पीढ़ी क्या बोले, और फिर उससे एक गैप बढ़ता रहता है, एक दूरी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में आती रहती है। और यूं भी हर ज़माने की परिस्थितियां अलग होती हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें और सुधर जाती हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफ़ा अनुभव सुनते हैं और सुनाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने जो जिया है वो उसी को सही मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि बदलते ज़माने के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर ये चलो आप एक फ़न वे में इसको करते हैं, एक मनोरंजन के लिए करते हैं, तो अच्छी बात है, परंतु अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। पुराने ज़माने की तुलना कभी भी नए ज़माने से नहीं हो सकती है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? विरोधाभास होता है कि वो खुद ही अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं और खुद ही उसको उसकी एजुकेशन को छुपा रहे हैं, मतलब अपने ही दोनों बातों में विरोध दिखना, तो वो होता है विरोधाभास। तो एक तरफ तो रामस्वरूप उसको ऊंची शिक्षा दिलवा रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी शादी के लिए उस शिक्षा को छुपा रहे हैं, तो ये दोनों ही बातें, तो ये विरोधाभास है। तो ये उनकी किस विवशता को उजागर करता है? क्या विवशता थी रामस्वरूप की जो वो ऐसा कर रहे थे? तो एक तरफ तो रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के पक्षधर थे कि लड़कियों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, और इसके चलते उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाई। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान दिया, और भी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको, उनमें भी उसको अच्छा ज्ञान दिया। पर रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो, और संयोग से एक उच्च शिक्षित परिवार मिला भी, परंतु उनकी सोच अच्छी नहीं थी। लड़के के पिता और स्वयं लड़का भी, चलो लड़के के पिता की तो बात माननी कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे, पर यहाँ तो स्वयं लड़का जो शंकर था वो दोनों ही ऐसा चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। और एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इस इच्छा को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं रामस्वरूप जी। कर्तव्य उनका क्या था कि बच्ची को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे घर में उनका रिश्ता करें, पर उनका वक्तव्य क्या था
वक्तव्य उन्होंने ये कि उन्होंने अपनी बेटी की एजुकेशन को उनसे छुपाया क्योंकि वो अच्छे घर में उसका रिश्ता करना चाहते थे। और ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करती है। पर क्या ऐसी झूठ बोलकर जो रिश्ते बनते हैं वो कभी अच्छे फलते फूलते हैं? नहीं, एक दिन तो सच्चाई सामने आती ही है। तो ऐसी विवशता कि जिससे अपनी बेटी की ही पढ़ाई छुपानी पड़े, ये रामस्वरूप के पक्ष में बिल्कुल भी सही नहीं था। और तीसरा प्रश्न है हमारा कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपेक्षा होता है, उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी बेटी इस तरह से लड़के वालों के आगे व्यवहार करे, तो वो कहते हैं कि वो उचित क्यों नहीं है? तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वह एक तो सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। वैसे तो माता पिता हमेशा जो है अगर बच्चे मेकअप करें तो उसका विरोध करते हैं, परंतु जब शादी की बात आती है तो वो स्वयं चाहते हैं कि बच्चियां जो है वो क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल बनावटी साधनों का उपयोग करके बिल्कुल सुंदर बन के मेहमानों के सामने ढंग से आए और उनसे बड़े तहजीब से बात करे और अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। मतलब जो भी हो वो सुंदर बन के वो बातों से वो अपने गुण दिखाकर बस लड़के वालों का दिल जीत ले ताकि लड़के वाले शादी के लिए हाँ कर दे। और उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। मतलब इतना तक उनको हो गया कि एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की जो एजुकेशन थी उसको भी कम बताया कि वो मात्र 10 पढ़ी हुई है। तो रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। तो ये समाज में जो है ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है क्योंकि ये झूठ पर आधारित था। और बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर एक धोखा था, लड़के वालों के साथ भी और अपनी बेटी के साथ भी। और ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। मान लीजिए वो रिश्ता हो भी जाता तो क्या कल को ये नहीं पता लगता कि उमा जो है वो बीए पास है? तो उस रिश्ते में जिसमें पहले ही झूठ और धोखा हो वो रिश्ते कभी भी टिकाऊ नहीं होते। और इसी प्रकार पाउडर लगाकर या क्रीम लगाकर सुंदर दिखना ये भी धोखे में रहने जैसा है क्योंकि इंसान का जो बाहरी स्वरूप है उससे ज़्यादा जो है आपका आंतरिक मन सुंदर होना चाहिए। आप एक अच्छा व्यक्तित्व होने चाहिए। बाकी शक्ल सूरत तो भगवान की देन होती है, इसमें कोई बड़ा हेर फेर नहीं कर सकता। तो रामस्वरूप के इस व्यवहार को हम उचित नहीं ठहराते क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी बच्ची की शिक्षा को छुपाया, ऊपर से वो बनावटी ढंग से जो है अपनी बेटी का रिश्ता धोखा देकर गोपाल प्रसाद और शंकर के घर में करना चाहते थे। तो ये किसी भी पिता के लिए ये व्यवहार उचित नहीं है। आपका 4th क्वेश्चन है बेटा, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। बिल्कुल, एक तो गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मान रहे हैं क्योंकि नेचुरली फिर यहाँ दहेज लेना देना ये बात होगी, और दूसरी तरफ रामस्वरूप भी अपनी बेटी की शिक्षा छुपा रहे हैं। किसने क्या गलती की, पर दोषी तो दोनों ही है ना। जितना गोपाल प्रसाद दोषी है उतने ही रामस्वरूप भी दोषी हैं। तो गोपाल प्रसाद वकील हैं, वे चालाक हैं, एक चालाक किस्म के इंसान हैं और वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं और शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वो बिजनेस के तराजू में तोलते हैं। तो बिजनेस शब्द से उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो कितने लालची और चालाक व्यक्ति हैं। और दूसरी तरफ रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कल को डॉक्टर बनेगा, उन्हें डॉक्टर जवाई चाहिए। परंतु समस्या ये है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो कहते हैं कि नखरे तो कौन उठाएगा इनके। तो इस कारण रामस्वरूप क्या अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो यहाँ हमारा मानना है कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। आप जब भी किसी झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका सहारा बन रहे हैं, तो आप ये दोनों ही जो हैं अपराधी हैं। पर गोपाल प्रसाद का
यह अपराध उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, क्योंकि उनकी सोच घटिया है, पुराने ख्यालों के हैं। जबकि रामस्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। बेशक उनकी विवशता का परिणाम है, पर वो भी गलत है। तो दोनों ही अपराधी हैं, समान रूप से अपराधी हैं। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। अगले क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपकी 9th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है उसका सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।